बड़ी खबर यही है कि यूपी चुनाव पर बीते 2 दिनों से दिल्ली में सियासी पारा चरम पर है। अभी प्रधानमंत्री से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक चल रही है। सुबह 10:45 पर सीएम योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी से मुलाकात करने के लिए 7 लोक कल्याण स्थित आवास पर पहुंचे। बीते 1 घंटे से ज्यादा वक्त से दोनों के बीच ये बैठक जारी है। वहीं देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रधानमंत्री मोदी से पिछले 1.25 घंटे से मुलाकात चल रही है और इस मुलाकात के बाद क्या निकलेगा, इसी पर पूरे देश की निगाहें हैं। क्या 2022 के यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है? क्या बीजेपी अपने सभी रूठे सहयोगियों को मनाएगी? इन सब पर कयास तेज हो गए हैं, क्योंकि पार्टी में उठते विरोधी सुर इस बात को लेकर और पुख्ता करते हैं कि आज मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री से मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण है आने वाले सियासी माहौल के लिए भी, क्योंकि अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और अभी से इसका पारा हाई हो चुका है। क्योंकि भले ही बड़े नेताओं का यूपी में जाकर मुलाकात करना हो, ये 2 तस्वीरें आप देखिए, 1.25 घंटे से मुलाकात चल रही है प्रधानमंत्री के आवास पर और फिर बीजेपी अध्यक्ष से भी मिलेंगे, जेपी नड्डा से भी मुलाकात होगी। लेकिन चूंकि इसका समय ही 12 बजे रखा गया था और अभी तो प्रधानमंत्री से ही मुलाकात जारी है, तो इसमें थोड़ा डिले जरूर हुआ है। लेकिन प्रधानमंत्री से इस बैठक के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, आज की सबसे बड़ी ये खबर है। यूपी में सियासी हलचल तेज है और जो जानकारी मिली है इस बैठक का आधार, ये क्यों महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री की बैठक, कोरोना काल में जिस तरह के हालात बने उसको लेकर चर्चा होगी। जो पार्टी में रूठे हुए विधायक हैं, सांसद हैं, उन्हें लेकर चर्चा होगी। क्या कोई बदलाव भी हो सकता है, इसके भी संकेत हैं। लेकिन ये तभी इन सारे कयासों पे पूर्ण विराम लगेगा जब ये बैठक खत्म होगी और खुद ये बात सामने आएगी कि आखिर इस बैठक में क्या निकला। बीजेपी के पूर्व सहयोगी इसी बीच ओम प्रकाश राजभर ने निशाना साधा। थोड़ी देर पहले उन्होंने ट्वीट किया है, बीजेपी डूबती हुई नैया है, जिसको इनके रथ पर सवार होना है हो जाए, पर हम सवार नहीं होंगे। जब चुनाव नजदीक आता है तब इनको पिछड़ों की याद आती है। जब मुख्यमंत्री बनाना होता है तो बाहर से लाकर बना देते हैं। हम जिन मुद्दों को लेकर समझौता किए थे उसी के साथ 4.5 साल बीत गए, काम पूरा नहीं हुआ। ओम प्रकाश राजभर का ये बड़ा आरोप, ये ट्वीट है ओम प्रकाश राजभर का, जिन्होंने ये कहा कि बीजेपी डूबती नैया है, जिसको सवार होना है हो जाए, हम तो सवार नहीं होने वाले हैं। जब चुनाव नजदीक आता है तब इन्हें पिछड़ों की याद आ जाती है। जब मुख्यमंत्री बनाना होता है तो बाहर से लाकर मुख्यमंत्री बना देते हैं। जिन मुद्दों को लेकर हमारे साथ समझौता हुआ था, 4.5 साल बीत गए हैं, कोई काम पूरा नहीं हुआ। यानी ये तीखा प्रहार है ऐसे में। और अब ये सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, यानी आपको याद होगा पिछले चुनाव में जिस तरह से क्षेत्रीय पार्टी को साथ लेकर चुनाव लड़ने की कवायद बीजेपी ने की थी, क्या अब उन्हीं पार्टी का मनमुटाव बीजेपी के लिए क्या कोई मुश्किल पैदा कर सकता है? क्या किसी बदलाव के संकेत हैं? और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रधानमंत्री से मुलाकात इसी के आधार पर होगी कि आगे की रणनीति क्या है। आप इसे ऐसे समझिए कि 6 से 7 महीने पहले चुनाव से एक बड़ी बैठक होना और फिर मुख्यमंत्री की जेपी नड्डा यानी बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात का भी कार्यक्रम है। तो ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जो भी फैसला लिया जाएगा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी की इस मुलाकात के दौरान, उसे क्रियान्वयन कैसे करना है, उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, उसके आगे की जो रणनीति है बीजेपी अध्यक्ष के साथ बैठकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तय करेंगे। तो मेरे 2 सहयोगी हैं, उनसे हम बात करेंगे। विशाल पांडे, लगातार इन्होंने यूपी कवर किया है, पिछले कई विधानसभा चुनाव यूपी के कवर कर चुके हैं। और रविंद्र, आप देख रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी को कवर करते हैं। सबसे पहले रविंद्र, मैं आपसे, विशाल में आऊं। रविंद्र, मुझे आपसे रिएक्शन लेना है कि बैठक और कितनी लंबी चल सकती है, क्योंकि जेपी नड्डा के साथ भी मुलाकात है तो उसे भी डिले किया गया। देखिए, बिल्कुल जो जानकारी मिल रही है ये बैठक 10 से 15 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगी और 12:30 बजे जो समय तय है जेपी नड्डा के साथ वहाँ पर पहुँचेंगे, क्योंकि 1:30 बजे फिर योगी आदित्यनाथ को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात करनी है, ये औपचारिक भेंट होगी। लेकिन जो बैठक चल रही है, ये देखिए, बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह ने लगातार एक बात कही थी और सार्वजनिक तौर पर भी कही थी कि सियासत सतत प्रक्रिया है, चुनाव देश में हमेशा होते रहता है और हमारे पार्टी की एक ही रणनीति कि एक चुनाव खत्म हुआ, हार हो या जीत हो, जो भी हो, हम दूसरे चुनाव में हमारे कार्यकर्ता उसमें लग जाते हैं। जाहिर सी बात है, बंगाल का चुनाव खत्म हुआ, नतीजे जो भी हो,
कोरोना कारण से, नहीं तो अदरवाइज मैं बताऊं कि जो हमें जानकारी मिली, अगर कोरोना ऐसा नहीं होता तो बीजेपी की पूरा स्ट्रेटेजी और फोकस खुद अमित शाह का फोकस होता लखनऊ, और पार्टी के बड़े बड़े नेता वहां पर जाकर डेरा डाल लेते। तो मात्र चुनाव का 6-7 महीना बचा हुआ है। जाहिर तौर पर यह बैठक, जो तीनों बैठक हुई है, एक तरह से कहा जाए कि उस चुनाव की जीतने के लिए पार्टी की तरफ से एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। इसमें सब कुछ तैयार हो जाएगा, सब कुछ बन जाएगा रणनीति कि आगे किस तरह चलना। जो प्रधानमंत्री के साथ चर्चा चल रही है, जैसा कि बार बार हम लोग पयोधी बात किए हैं कि इसमें कोरोना को लेकर है, वैक्सीन को लेकर है, किसानों को जो एमएसपी बढ़ा है उसको, और पार्टी की कोशिश है, प्रधानमंत्री की कोशिश है, योगी आदित्यनाथ की भी कोशिश होगी कि किसानों को कैसे नाराजगी दूर किया जाए उत्तर प्रदेश में, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। जातीय समीकरण साधना है वो अमित शाह तय करेंगे। पार्टी के लिए मंत्रिमंडल में विस्तार होना है वो जेपी नड्डा के पास फाइनल हो जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री के साथ जो मुलाकात हो रही ये सिर्फ कोरोना को लेकर, योजनाओं को लेकर और रणनीति कैसे 2022 की विधानसभा चुनाव की हो। विशाल, क्या कयास जो लगाए जा रहे हैं बदलाव को लेकर या फिर उन मुद्दों को लेकर जो स्पेशली क्षेत्रीय पार्टियां हैं, राजभर के बयान के बाद से तो ये कहीं ना कहीं साफ हो गया है कि ये तैयारी करनी होगी अभी से, क्योंकि वक्त या तो बहुत कम बचा है और ये भाप लिया गया है कि अब ये मनमुटाव कहीं ज्यादा दिक्कत पैदा ना करे आने वाले समय में। रविंद्र, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? 2014 से अमित शाह उत्तर प्रदेश में बिल्कुल, देखिए विशाल, माफी के साथ योगी आदित्यनाथ का काफिला तैयार हो गया है और चंद मिनटों में ही योगी आदित्यनाथ बाहर आने वाले हैं, 5 मिनट के अंदर, 5-7 मिनट के अंदर। यानी ये बैठक चंद मिनटों बाद ही खत्म होनी है, ये लगभग तय हो गया, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का सिक्योरिटी कारण से, सुरक्षा कारणों से जो काफिला है, एनएसजी का कमांडो आप देख रही हैं, आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही हो, रोड को भी धीरे धीरे जब योगी आदित्यनाथ की गाड़ी बाहर आएगी उसमें रोक दिया जाएगा। और ये देखिए योगी आदित्यनाथ की गाड़ी बाहर आ रही है, यानी प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ की दोनों के बीच की जो बैठक थी वो खत्म हो गई है। लगभग 1.25 घंटा से ऊपर ये बैठक चली है। योगी आदित्यनाथ अब बाहर निकल रहे हैं, यहाँ से जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने, और जाहिर सी बात है 1.25 घंटा में योगी आदित्यनाथ जो भी बातें हुई होगी, विधानसभा चुनाव को लेकर हो, कोरोना कंट्रोल को लेकर हो, बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स को लेकर हो, सब कुछ यहाँ से प्रधानमंत्री के साथ साझा करने के बाद, उनसे निर्देशित होने के बाद अब यहाँ से योगी आदित्यनाथ का कारवां धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के लिए घर पर। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक थी योगी आदित्यनाथ के लिए भी, बीजेपी के लिए भी और प्रधानमंत्री के लिए भी, क्योंकि बार बार यही कहा जाता है 2014 हो या 2019 का लोकसभा चुनाव, बीजेपी के जीत में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है उत्तर प्रदेश की, और 2022 के विधानसभा चुनाव जीतना ही होगा। जिस तरह से हर हाल में बीजेपी की स्ट्रेटेजी है, इस चुनाव को उन्हें जीतना होगा, क्योंकि इसका प्रभाव 2024 पर पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं जो रणनीति बनी है, ये भी बताइए, अभी तो सीधा जेपी नड्डा से मिलने के लिए मुख्यमंत्री निकल चुके हैं, तस्वीरें हमने दिखा दी, कब तक साफ हो जाएगा? क्योंकि ये अभी सबके मन में है, कई तरह की बातें हैं, कयास तो बहुत लगा रहे हैं, हम भी लगा रहे हैं, आप भी अपने सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं, ये आज कब तक साफ हो जाएगा, कब तक स्पष्ट हो जाएगा? देखिए, जो जानकारी मिल रही है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है, बार बार मैं कह रहा हूं कि 22 तारीख को हो सकता है कि 22 के आसपास मंत्रिमंडल भी विस्तार हो सकता है, उसके पहले भी विस्तार हो जाए, क्योंकि सब कुछ लगभग तय हो चुका है। और जैसा मैं पहले भी कहा था कि बीजेपी अध्यक्ष, पार्टी का जो अध्यक्ष होता है वो पद का महत्व है, व्यक्ति जो उस पर बैठा है उसकी अंतिम मुहर लगनी ही पड़ती है, जो भी स्ट्रैटेजी बने, जो भी रणनीति बने, क्योंकि अमली जामा वहीं से बनेगा, संगठन को निर्देशित बीजेपी अध्यक्ष ही देते हैं। इसलिए मंत्रिमंडल के जो आपने कहा कि मंत्रिमंडल का जो विस्तार, एक संभावित विस्तार है, जिसमें जो असंतुष्ट हैं, जो संतुष्ट हैं, कहीं ना कहीं सबको एकोमोडेट करना होगा, सबसे पहला काम प्राथमिकता होगी। और माना जा रहा है कि लगभग 1 दर्जन 7 पोस्ट, शायद विशाल ज़्यादा बेहतर बताएंगे, लगभग 4 से 7 वहाँ पर पोस्ट वैकेंट है, और 3-4-5 के करीब फेरबदल होगा, तो लगभग 1 दर्जन मंत्रियों को वहाँ पर एकोमोडेट किया जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। ठीक है रविंद्र, विशाल आप दीजिए जानकारी। अब विशाल आपके पास आ रहे हैं। देखिए पयोधी, जो आपने पहला सवाल पूछा था, अमित शाह 2014 में उत्तर प्रदेश के प्रभारी बनाए गए थे। उसके बाद से अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जितनी जीत हुई है उसका क्रेडिट अगर किसी एक व्यक्ति को दिया जा सकता है तो वो गृह मंत्री अमित शाह है, क्योंकि वो 2014 में प्रभारी बनाए गए तो उन्होंने सबसे पहले अपना दल के साथ गठबंधन किया और 80 में से 73 सीटें वो इस सहयोगी दल के साथ लेकर आए। हालांकि अपना दल का कोई बहुत ज्यादा प्रभाव उस समय नहीं था, लेकिन जो बनारस के आसपास के इलाके थे वहां कुर्मी वोटर्स के बीच में
एक अच्छी पकड़ थी और एक छोटे छोटे दल को अमित शाह ने साथ लिया। 2017 में अमित शाह ने स्वामी प्रसाद मौर्य को बीएसपी से बीजेपी में शामिल कराया, ब्रजेश पाठक को वो बीजेपी में लेकर आए, दारा सिंह चौहान को वो बीजेपी में लेकर आए, अनिल राजभर को वो बीजेपी में लेकर आए। तो ये कुछ ऐसे नाम थे जो बड़े ओबीसी चेहरे उत्तर प्रदेश में थे, जो बीएसपी या समाजवादी पार्टी में थे। अमित शाह ने सोशल इंजीनियरिंग पर पूरी तरह से काम किया था और 2017 में ओम प्रकाश राजभर के साथ भी अमित शाह ने ही गठबंधन कराया था। तो अमित शाह उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और इसीलिए आज एक बार फिर जब दरार कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में दिखाई दी, क्योंकि जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले ओम प्रकाश राजभर का बयान सामने आया, हालांकि वो पूर्व सहयोगी रह चुके हैं, अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल लगातार नाराजगी पिछले एक साल से व्यक्त कर रहे हैं तमाम मुद्दों को लेकर और स्थिति ये आ गई थी कि पंचायत चुनाव में भाजपा और अपना दल भी कई जगह आमने सामने थी। इसके अलावा निषाद पार्टी, क्योंकि वो वक्त भी आपको याद होगा जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे और गोरखपुर में उपचुनाव हुआ था, तब समाजवादी पार्टी ने निषाद पार्टी की बदौलत गोरखपुर में बीजेपी को हरा दिया था उपचुनाव में और वहां समाजवादी पार्टी की जीत हो गई थी। और इसीलिए 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले निषाद पार्टी को एक बार फिर से बीजेपी से गठबंधन कराया, वो उनके साथ आए और उत्तर प्रदेश में 64 सीटें बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ जीती है। पार्टियों की जरूरत तो अभी पड़ेगी ना, तो क्या ये भाप लिया गया है कि जो मनमुटाव है इसे जितना जल्दी ठीक हो जाए वो बेहतर है? क्योंकि जब हम जमीन पर देखते हैं तो इनका अपना अपना वर्चस्व अभी भी है उत्तर प्रदेश में और बीजेपी को इनकी जरूरत पड़ सकती है। देखिए, सिर्फ पयोधी सिर्फ क्षेत्रीय पार्टियां ही नहीं, जिन लोगों को दूसरी पार्टियों से बीजेपी में भाजपा लेकर आई थी उन लोगों की नाराजगी, जैसे खास तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य, वो सरकार से बहुत नाराज बताए जाते हैं। ब्रजेश पाठक जो कि एक बड़े चेहरा है, वो मैं आ रही हूं आपके पास, जेपी नड्डा से मिलने के लिए पहुंच चुके हैं। आप देखिए उनके आवास पर, ये वहीं की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीर हमने आपको दिखाई थी प्रधानमंत्री आवास से निकलते हुए। इस मुलाकात के बाद 1.5 घंटे ये मुलाकात प्रधानमंत्री से हुई है, 1.5 घंटे से ज्यादा आप मानिए इसे। और अब जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष उनके पास मुलाकात के लिए उनके यहां पर वो पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो अभी सिर्फ कयासों का दौर जारी है, लेकिन ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। ये आने वाले समय में यूपी चुनाव में कैसी पटकथा लिखी जानी है, राजनीतिक पटकथा बीजेपी की तरफ से, ये उसकी शुरुआत आप समझिए। हालांकि बहुत तरह के संशय, बहुत तरह की बातें हैं जिन पर गहन चिंतन होना है, मंथन होना है। इसी को लेकर बीजेपी के कई नेता ये कह चुके हैं कि ये मंथन का समय है, हमें आने वाले समय के लिए, आने वाले चुनाव के लिए तैयारी करनी है और इसलिए ये बैठकें की जा रही हैं, ये मुलाकात बहुत जरूरी है। लेकिन ये तस्वीरें अब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और यहां पर अब कितनी देर तक बैठक चलेगी ये इसका इंतजार रहेगा। खत्म होने के बाद क्या कोई ब्रीफिंग आएगी, ये भी अभी इसका इंतजार हमें करना होगा। विशाल, मैं आपके पास आई। देखिए पयोधी, बिल्कुल, और इसीलिए मैं आपको कह रहा था, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, ब्रजेश पाठक हो और यहां तक कि यूपी के जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, जब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है, योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं रहा है। और आज स्थिति ये हो गई है कि कहीं ना कहीं तकरार इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उन तमाम बातों को लेकर दोनों ही पक्ष केंद्रीय नेतृत्व के पास समय समय पर अपनी बात रखते रहे हैं। और इन सब में सबसे अहम भूमिका यूपी बीजेपी के जो संगठन महामंत्री हैं सुनील बंसल, उनकी हो जाती है, क्योंकि वो अमित शाह के सबसे विश्वास पात्र माने जाते हैं और अमित शाह के साथ साथ उन्होंने भी जमीन पर काफी काम किया है। तो कई रिपोर्ट जो बीजेपी के सामने आई इस पंचायत चुनाव के बाद, दो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई थी, ओबीसी वोट बैंक और ब्राह्मण वोट बैंक, इन दोनों में दरार लगी है पंचायत चुनाव में। और ओबीसी वोट बैंक का एक बड़ा तबका समाजवादी पार्टी के साथ जाता हुआ दिखाई दिया था और इसलिए लगभग 200 से 250 सीट ज्यादा समाजवादी पार्टी जिला पंचायत में बीजेपी से आगे रही। तो एक ये चिंता का विषय बीजेपी के लिए रहा, इसीलिए जल्दी जल्दी तमाम बैठकें हुई। पिछले 15-20 दिनों में यह बैठकों का दौर जारी रहा और इससे पहले भी तमाम चीजें आती रही। एक सबसे बड़ी समस्या जो उत्तर प्रदेश में आती है वो है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी पर किसी का लगाम ना होना, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भारी पड़ जाता है। कई बार मंत्रियों की बात नहीं सुनी जाती है, विधायकों की नहीं चलती है और उसमें ब्यूरोक्रेसी हावी हो जाती है। इसका फायदा ब्यूरोक्रेसी को मिल जाता है और जो भाजपा के कार्यकर्ता होते हैं, जो तमाम नीतियां भारतीय जनता पार्टी की हैं, जिन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी, वो उतनी रफ्तार से पूरे होते हुए दिखाई नहीं देते
रहते हैं। इसीलिए लगातार नौकरशाही के खिलाफ बीजेपी के विधायक, बीजेपी के सांसद और बीजेपी के कार्यकर्ता आवाज उठाते रहे हैं। ये आरोप लगाते रहे हैं कि सरकार में ब्यूरोक्रेसी की ज्यादा चलती रही, विधायक सांसदों की नहीं सुनी गई। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है, जब हम योगी आदित्यनाथ के करीबी लोगों से बातचीत करते हैं तो उन लोगों का यह कहना रहता है कि सबको बराबर का मौका दिया जाता है। सरकार में अगर हम हैं तो ब्यूरोक्रेसी की भी सुननी होगी, काम हमें उन्हीं से लेना है। और तो इन सब स्थिति में ये एक नई सिचुएशन बीजेपी के सामने खड़ी हुई है कि कैसे इस तमाम विवाद को, जो असंतोष पनपा है थोड़ा थोड़ा अलग अलग इलाकों में, उनको कैसे कम किया जाए। क्योंकि अगर आप पूर्वी यूपी में देखेंगे, यहाँ पर पूर्वी वोट बैंक सबसे ज्यादा संख्या में बताया जाता है। की बात करते हैं तो जब सरकार बनाई गई, संगठन बनाया गया, उसी के साथ जब कैबिनेट का विस्तार हुआ तो सबको उतनी जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन तो क्या इसके पीछे कारण ये रहा कि कुछ लोगों की महत्वाकांक्षाएं थी जो पूरी नहीं हो पाई शुरू से, और लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे, यानी आज जैसे हालात का इंतजार कर रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल पयोधी। और देखिए, इसमें तमाम ऐसे नेता थे जिनको ये लगता था कि शायद उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में मिले, और जब वो नहीं मिली तो थोड़ी निराशा स्वाभाविक है, हर किसी के मन में इस तरह की चीजें आती हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में जो डिप्टी सीएम बनाए गए डॉक्टर दिनेश शर्मा, उन्हें ब्राह्मण चेहरा के तौर पर बनाया गया। लेकिन आज स्थिति यह है कि अधिकतर लोग ये जानते ही नहीं कि डॉक्टर दिनेश शर्मा क्या काम कर रहे हैं, किन लोगों से मिल रहे हैं। उनकी जो सक्रियता थी वो काफी कम थी, और इसीलिए एक ब्राह्मण चेहरे के तौर पर अपने आप को स्थापित करने में नाकामयाब है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट की है वो तस्वीर, अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीर है। आप देखिए, जब मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पीएमओ की तरफ से, माफ कीजिएगा, ये तस्वीर ट्वीट की गई है। और अभी की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे थे, जहां वो जेपी नड्डा के घर पहुंचे हैं, उनके आवास पर, बीजेपी अध्यक्ष के यहां प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद। लेकिन ये प्रधानमंत्री से जो लगभग 1.5 घंटे की मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, उसकी ये एक झलक पीएमओ की तरफ से ट्वीट करके दी गई है। तो इस ट्वीट का मतलब ये भी समझिए कि ये मुलाकात सकारात्मक रही, ये एक संदेश देने की कोशिश भी की गई है, क्योंकि कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और ये उठापटक, उथल पुथल मची हुई है कि आखिर इस मुलाकात का आधार क्या हो सकता है, क्या कोई बड़ा बदलाव हो सकता है। तो अभी ऐसी बातों पर पूर्ण विराम नहीं लगा है, ये सिर्फ कयास है। लेकिन ये ट्वीट ये बताता है कि एक सकारात्मक बातचीत प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच हुई है। और उसके बाद देखिए, फिर वो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पे गए हैं उनसे मुलाकात करने के लिए। ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है विशाल। देखिए, बिल्कुल तस्वीर सामने आई है। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से ये ट्वीट किया गया है कि योगी आदित्यनाथ ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है, और ये लगभग 1.25 घंटे बैठक चली थी। जो हमें जानकारी है पयोधी कि जरूर कोविड पर चर्चा हुई होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत पर भी चर्चा हुई है। एक बड़ी रिपोर्ट योगी आदित्यनाथ खुद भी तैयार करके यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे, क्योंकि जब यहाँ बीएल संतोष पहुंचे थे तो उन्होंने 22 मंत्रियों से फीडबैक लिया था उत्तर प्रदेश की सरकार में जो मंत्री हैं, और सब ने अलग अलग तरीके से अपनी जो समस्याएं थी, जो चैलेंजेस थे, वो उन्होंने उनके सामने रखे। उसके बाद बीएल संतोष ने संगठन के साथ बैठक की और मुख्यमंत्री के साथ लगभग 2.5 घंटा बैठे थे अलग से, और केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की। तो ये सब जो रिपोर्ट आई, योगी आदित्यनाथ को भी ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है कि उन्हें भी अपनी बात रखनी चाहिए, और इसीलिए योगी आदित्यनाथ, जो हमें जानकारी मिली है, एक अपनी भी रिपोर्ट वो केंद्रीय नेतृत्व के पास लेकर गए हैं कि आखिरकार वो कौन लोग हैं जो सरकार के खिलाफ हमेशा अंदर में रहते हुए ही करते हैं, और वो कौन लोग हैं जो कहीं ना कहीं समस्या पैदा करने का काम करते हैं। लेकिन मेरा सीधा सवाल है आपसे कि इन सब के बीच जो कुछ हो रहा है, इन सब के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए क्या चुनौती है? देखिए पयोधी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि 2022 का चुनाव वो जीते कैसे, क्योंकि पार्टी के अंदर एक असंतोष जरूर पनपा है। एक खेमा ऐसा है जो ये चाहता है कि उसको एक बड़ी जिम्मेदारी मिले, उसको सम्मान मिले, वो अलग अलग तरीके से अपनी बात करता है। और ये जो बैठकें हाल फिलहाल में हुई हैं, क्योंकि ये सब जो आज हम देख रहे हैं, इसकी प्लानिंग बहुत लंबे समय से चल रही थी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि आप जब विधायकों से बात करेंगे, सांसदों से बात करेंगे, तो उनकी
एक नाराजगी सरकार के प्रति जरूर रहती थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ एक हिंदुत्व के इतने बड़े चेहरा बन चुके हैं, उनका जो कद है वो काफी बड़ा हो चुका है, बीजेपी के पास ऐसा कोई विकल्प अभी दिखता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में योगी आदित्यनाथ के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि पार्टी के सभी लोगों को कैसे वो साथ लेकर आगे बढ़े, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश के चुनाव में मात्र 6 महीने का वक्त बाकी है। और दूसरी तरफ अगर हम ओबीसी वोट बैंक की बात करें पयोधी, क्योंकि जो पूरी लड़ाई उत्तर प्रदेश में छिड़ी है, जो ऑल इज नॉट वेल हमें दिखाई दे रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, उसके 2 ही केंद्र उत्तर प्रदेश में रहे हैं, एक योगी आदित्यनाथ तो दूसरे केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य के अगर जो उनके करीबी लोग हैं, जो उनके सूत्र हैं, अगर हम उनकी बात करें तो उनको ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि 2017 में जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था, चुनाव लड़ा था, तो उनकी भी कुछ महत्वाकांक्षा रही होंगी और पश्चिम से लेकर पूरब तक जो मौर्य, सैनी, शाह के कुशवाहा ये वोट बैंक है, इसकी चर्चा उनके लोग करते रहते हैं। मुख्यमंत्री बनाए गए, क्योंकि ये तो उस वक्त भी जग जाहिर हुआ था कि इन लोगों को दिक्कत थी कि पैराशूट लैंडिंग आप क्यों करवाते हैं, तो ये तो अपने संगठन में इस तरह की दिक्कत थी, तो ताकि ओबीसी वोट बैंक हो, ब्राह्मण वोट बैंक हो, ये सब अपने संगठन में रहे, ये बीजेपी के पास रहे, इसी को लेकर तो ये पूरा बंटवारा किया गया था। लेकिन अब ये बंटवारा ही अगर मुश्किल पैदा करता है तो फिर ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। लेकिन रविंद्र, क्या आज की इन मुलाकातों के बाद प्रधानमंत्री फिर जेपी नड्डा, क्या ऑल इज वेल होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो तस्वीर आई है, आप उसको गौर से देखिए, बीच में फाइलों का एक बंडल भी है उसमें, और ये माना जा सकता है कि उन फाइलों में लेकर ही, चाहे कोरोना को लेकर हो या योजनाओं को लेकर हो या फिर पॉलिटिकल हो, ये सब कुछ की रिपोर्ट कहीं ना कहीं उसमें है। अब उसको जिस रूप में देखा जाए, जाहिर सी बात है ये बैठक सकारात्मक हुई है। अब प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद योगी आदित्यनाथ जेपी नड्डा के पास गए हैं। जो भी बार बार हम लोग यही बात कर रहे हैं कि बीजेपी का अध्यक्ष के पास ही पावर होता है जो संगठन को एनर्जाइज करे और संगठन को निर्देशित करे। जो भी अमित शाह के साथ बातचीत हुई है, जो फैसला हुआ है, उसके बाद संगठन के स्तर पर और सरकार के स्तर पर जो प्रधानमंत्री के जो उनको निर्देश मिला है, उसको अमली जमा पहनाने के लिए योगी आदित्यनाथ और जेपी नड्डा बैठेंगे और उसको कैसे चैनलाइज किया जाए, संगठन को कैसे कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचा जाए या कैसे जनता के बीच में उन सभी चीज़ों को लेकर जाया जाए जिससे कि छवि बरकरार हो, छवि बेहतर हो। और जो इक्वेशन की बात हो रही है, देखिए एक बात जो गलत परंपरा या गलतफहमी ऐसा बीजेपी के नेताओं का कहना है कि जो बार बार फैलाई जाती है, योगी आदित्यनाथ के जितने मंत्री हैं, यूपी के सभी अधिकतर जिलों के प्रभारी की कोई ना कोई प्रभारी वहां पर है। 10 से 15 हज़ार बीजेपी कार्यकर्ताओं को वहां पर निगमों में या जो पॉलिटिकल पोस्ट होते हैं उसमें एकोमोडेट किया गया है। और योगी आदित्यनाथ उन सभी मंत्रियों को जिले में क्या काम करना है, कैसे विकास की योजनाओं को अमली जमा पहना, उसकी पूरी छूट दी हुई थी। ऐसा कई बड़े मंत्रियों का जो बातचीत हुई है उससे निकल कर आया था। लेकिन परसेप्शन ऐसा बजाएगा, हाँ बीजेपी अध्यक्ष हो या फिर अमित शाह हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी के तमाम बड़े नेता, कहीं ना कहीं ये जरूर संदेश गया था कि योगी की कार्यशैली जो है उससे बीजेपी के विधायक नाराज हैं, उसको दूर करना चाहिए। लेकिन एक और बात भी है ना इसी बीच, रविंद्र, एक और बात ये भी है, मैं छोटा सा रिएक्शन चाहती हूँ क्योंकि ब्रेक लेना है। एक और बात भी है, हम अगर पिछले 4.5 सालों की बात करें तो कितनी बार ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक्शन मोड को लेकर प्रधानमंत्री ने कई बार कई मंचों से तारीफ की है, केंद्र की तरफ से उनके कार्यों की सराहना की गई है, कोविड कंट्रोल को लेकर भी उनकी सराहना प्रधानमंत्री की तरफ से की गई है। तो फिर जो पार्टी के अंदरूनी कलह है उससे ऊपर रखा जाएगा या फिर जिस बात से प्रधानमंत्री बहुत खुश हैं, योगी ने जो काम किया है पिछले 4.5 सालों में, किसे प्राथमिकता दी जाएगी? ये एक चैलेंज केंद्र के लिए बन गया है क्या? बीजेपी के बड़े नेताओं ने येदियुरप्पा को डिस्टर्ब किया, वहां की चलती फिरती सरकार, वहां की अच्छी पार्टी साउथ का जो द्वार था वो डिस्टर्ब हुआ, येदियुरप्पा बाहर हुए और पार्टी विपक्ष में चली गई थी। उसके बाद से ही कहीं ना कहीं एक अनरिटन एक स्ट्रेटेजी बनी, चाहे संघ की हो या बीजेपी के, जो भी कदावर नेता है उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाए। हालांकि रविंद्र एक ब्रेक लेना है, इसी खबर पर हम बने हैं। विशाल आपके पास भी आऊंगी। रविंद्र फिर आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, फौरन लौट रहे हैं। बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पर। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.